तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे सारे दोस्तों का अपनी आपकी चैनल पर यानी कि एजुकेशन पावर की चैनल पर। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है शब्द, और शब्द के संदर्भ में हम बात करेंगे। हम यानी कि बात करेंगे आज हिंदी व्याकरण के संदर्भ में। हिंदी व्याकरण में हम लोग बात करेंगे शब्द के संदर्भ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सेशन को आप लोग शेयर कीजिए और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है हम लोग शुरू करेंगे शब्द को। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे और लगातार रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस आए, और मैं इसके लिए दिन रात प्रयास भी कर रहा हूं, आगे भी हूं इस क्षेत्र में आप सभी के लिए। तो चलिए शब्द के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। संसाधन महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोगों के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं शब्द के संदर्भ में। हिंदी व्याकरण में शब्द की बात हम लोग करेंगे, क्योंकि शब्द के बिना ना तो वाक्य बन सकती है, ना ही कुछ और चीज़ों का निर्माण हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसके संदर्भ में, शब्द के संदर्भ में। तो शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न उठेगा, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के संदर्भ में यदि हम बात करें तो शब्द क्या हो सकता है। शब्द वही हो सकता है जो सार्थक हो। क्या हो? जो सार्थक हो। अर्थात सार्थक का मतलब क्या है? जो सार्थक है वही शब्द है, और जो सार्थक नहीं है वह शब्द नहीं है। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और सिर्फ रट्टाफिकेशन पे नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने जो लिखा है शब्द और इसके आगे लिखा है जो सार्थक है वही शब्द है। सार्थक मतलब मेरे इस कथन का ये उद्देश्य है कि जो सार्थक, जो ऐसा कोई भी ऐसा शब्द जो अपने अंदर कोई अर्थ को रख रहा हो, वही जो है शब्द कहलाएगा। अन्यथा वो शब्द नहीं हो सकता है। उसे अपने अंदर किसी न किसी प्रकार का अर्थ रखना ही होगा, तभी वो शब्द हो सकता है, अन्यथा वो शब्द नहीं हो सकता है। मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो सार्थक हो वही शब्द हो सकता है, वही शब्द है। ये आपकी छोटी सी परिभाषा मैंने शब्द के संदर्भ में आपको दिया। क्या दिया मैंने? शब्द के संदर्भ में आपको दिया। और इसको इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं कि जो है अक्षरों के समूह को, वर्णों के समूह को, जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शब्द कहते हैं। इतनी सी बातें शायद आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शब्द के संदर्भ में, शब्द की विभिन्न जो है हम लोग प्रकार के संदर्भ में बात करेंगे। किसके संदर्भ में बात करेंगे? प्रकार के संदर्भ में बात करेंगे, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो आप देखेंगे इसकी शब्दों का जो विभाजन हुआ है, ये अलग अलग व्याकरण को जो आप लोग देख रहे होंगे, चाहे आप लोग जो है शुरू से व्याकरण पढ़ रहे होंगे, तो सभी पुस्तकों में आपको अलग अलग प्रकार इनके देखने के लिए मिलेंगे। किसी में आप देखेंगे तो रचना के आधार पर दिया गया है, लेकिन जो संपूर्ण रूप से यदि आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो उसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात भी होगी, उसमें जो है रचना के आधार पर भी शब्दों के प्रकार की बात होगी। तो आज हम लोग जो बात करेंगे रचना के आधार पर बात करेंगे, फिर हम लोग जो है उसके ऐतिहासिक आधार पर जो है शब्दों के प्रकार के संदर्भ में बात करेंगे, फिर शब्द के अवयव के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग उसके जो है जितने भी अंग हैं सबके संदर्भ में एक एक करके जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे व्याकरण के संदर्भ में। और व्याकरण की पहली क्लास कैसी लगेगी आप लोग सभी को, इसके आधार ये सुनिश्चित करेगा कि आगे आने वाला क्लास कितना बेहतर होगा। इससे ही ये जो है निर्धारण होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार के संदर्भ में, और हम लोग जो बात करेंगे रचना के आधार पर इसके प्रकार के संदर्भ में, इसके संदर्भ में बात करेंगे रचना के आधार पर, इसके संदर्भ में बात करेंगे रचना के आधार पर इसके प्रकार को हम लोग देखेंगे अभी, और इस वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, शब्द के संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे इसके रचना के आधार पर जो इसके प्रकार हैं, रचना के आधार पर इसे 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। कितने प्रकार में विभक्त किया गया है? 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। एक तो सबसे पहले बात करें तो रूढ़, दूसरे शब्द की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यौगिक शब्द में इसे विभाजन किया गया है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो योग रूढ़। ये 3 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो रचना के आधार पर जो है शब्दों का विभाजन है। तो एक तो हो गया आपका सबसे पहला, कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका योग रूढ़ शब्द, और तीसरा हो गया आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में हम लोग देख सकते हैं। तो ये रचना के आधार पर मैंने बात करी, रचना के आधार पर मैंने बात की
जो रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं, तो रचना के आधार पर आपको प्रश्न आएंगे यदि इस प्रकार का, तो रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। एक एक करके सब के संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। एक एक करके शब्द के संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले यदि हम देखें रूढ़ शब्द के संदर्भ में हम बात करते हैं, रूढ़ शब्द के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे रूढ़ शब्द के संदर्भ में रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है। सबसे पहले दोस्त एक ही बात यहाँ पर निकलती है, रूढ़। और रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। क्या होता है? रूढ़ का अर्थ होता है परंपरा। परंपरा होता है रूढ़ का अर्थ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वैसे शब्दों की यहाँ पर बात की जा रही है, वैसे शब्दों की बात की जा रही है जो परंपरागत तौर पर प्रयोग होते आ रहे हैं, परंपरागत तौर पर प्रयोग होते आ रहे हैं, वैसे शब्दों की बात यहाँ पर की जा रही है। अर्थात रूढ़ शब्द वही शब्द हो सकता है, रूढ़ शब्द वही शब्द हो सकता है जो परंपरागत तौर पर जो है प्रयोग होते आ रहे हैं। और सबसे पहले बात करें इसके संदर्भ में, बात करें यदि हम रूढ़ शब्द के संदर्भ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूढ़ शब्द वो शब्द होगा, वो रूढ़ शब्द वो शब्द होगा जिसके मतलब खंड करने पर, जिसका खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है अलग अलग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रूढ़ शब्द है इसके संदर्भ में हम 2 बातें, 2 परिभाषाएं आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। तो रूढ़ शब्द के संदर्भ में पहली यदि हम बात करें, पहले परिभाषा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वैसे शब्द हम लोग लिख सकते हैं इसकी परिभाषाओं में। वैसे शब्द क्या हो सकते हैं? वैसे शब्द जो परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं और जिनका कुछ विशिष्ट अर्थ होता है, किए जाते हैं और जो कुछ विशिष्ट अर्थ को लिए होते हैं, जो कुछ विशिष्ट अर्थ के लिए होते हैं, विशिष्ट शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, विशिष्ट अर्थ लिए होते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। अब देखिए इसके संदर्भ में जो है हम आगे बात करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स के संदर्भ में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल इसको आप देखिए, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हम बात करें कॉल और कल, हॉल और हल, ये सभी शब्द जो है, ये सभी शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और एक मेन बात आपको याद रखनी है कि रूढ़ शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द वो होगा, इसके संदर्भ में बात करें तो इसमें सिर्फ आपको इस प्रकार के शब्द इसमें दिखाई देंगे जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ नहीं निकल सकेगा, वो उसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा, मतलब उसमें अर्थ ही नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा। तो वो शब्द भी क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका यदि हम विभाजन करते हैं तो कॉल और कल होता है, कल और कल होता है। यहाँ क और लो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ऐसे शब्द जिसका खंड करने पर वह निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं, दूसरी परिभाषाओं के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसके संदर्भ में और एक परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे शब्द लिख सकते हैं, वैसे शब्द जिनका खंड करने पर वह निरर्थक हो जाता है। खंड करने पर प्रत्येक जो है खंड निरर्थक होता है। प्रत्येक खंड क्या होता है? प्रत्येक खंड निरर्थक होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्येक खंड निरर्थक होता है, उसे हम लोग कहेंगे, उसे ही हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये 2 परिभाषाएं, 2 तरह की परिभाषाएं हमने आपको रूढ़ शब्द के संदर्भ में बताई। शायद आपको इससे क्लियर हो चुका होगा। इससे आप लोग देखेंगे रूढ़ शब्द के संदर्भ में वैसे शब्द जिनका खंड करने पर प्रत्येक खंड निरर्थक होता है। यहाँ पे मैंने दो जो एग्जाम्पल आपको दिया, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे जल का एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, जिसमें कि आप देखेंगे
कि जो और लो से ये बना हुआ है, जो और लो से ये बना हुआ है, लेकिन अलग अलग यदि हम इसको खंड करते हैं तो ये निरर्थक हो जाता है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। मतलब वैसे शब्द जिसका वैसे शब्द जो परंपरागत रूप से वैसे सार्थक शब्द, हम यहाँ पर और भी परिभाषाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं, इसके अन्य परिभाषाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं। शब्द सबसे पहले हमने आपको बताई थी, शब्द होने के लिए उसको सार्थक होना आवश्यक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं वैसे सार्थक शब्दों का वैसे सार्थक शब्द जिसे खंड करने पर उसका मतलब निरर्थक हो जाता है, जो निरर्थक हो जाता है वो शब्द क्या कहलाएंगे, वही शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इतनी सी बातें आपको इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे यौगिक शब्द के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे? यौगिक शब्द के संदर्भ में बात करेंगे। तो यौगिक शब्द देखेंगे आप लोग, यौगिक क्या लिखा हुआ है? यौगिक लिखा हुआ है। तो यौगिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यौगिक मतलब क्या होता है? योग के द्वारा। यौगिक मतलब क्या है? योग के द्वारा। तो यौगिक शब्द की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें एक चीज़ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? यानी योग इसमें छिपा हुआ है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो है योग की बात की जाती होगी। हाँ, ये इसमें योग की बात की जाती होगी। यही बातें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से, यही बातें इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यौगिक शब्द के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? वैसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना हो, दो शब्दों के मेल से बना हो, या इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बना हो, जो अपने अंदर सार्थक अर्थ रखता हो, जो अपने अंदर सार्थक अर्थ रखता हो, या फिर जो अपने अंदर सार्थक अर्थ रखता हो, यानी कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द जो सम्मिलित होकर एक सार्थक अर्थ प्रस्तुत करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषाएं निकाल सकते हैं, इसके संदर्भ में लिख सकते हैं वैसे शब्द की बात करेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द सार्थक शब्द यहाँ पर लिख लें आप लोग। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जब मिलकर कोई अन्य शब्द बनाता है, कोई अन्य सार्थक शब्द बनाता है। क्या बनाता है? कोई अन्य सार्थक शब्द बनाता है। तो वह शब्द कौन सी कहलाती है? बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द की हमने बात करी, सार्थक शब्द की बात करी। ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्द की हमने बात की है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से ये जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने बात करी विद्यालय की, विद्या जो आलय की हमने बात की। यहाँ दो शब्द आप देखेंगे और इसके मिलने से एक शब्द बन रहा है जिसका नाम क्या है? विद्यालय। क्या नाम है? विद्यालय। तो आप देखेंगे जो ये विद्यालय है, यह विद्यालय क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना है, जो अपने अंदर एक विशिष्ट अर्थ को रख रहा है। यानी विद्यालय जो है एक अर्थ को रख रहा है, सार्थक अर्थ है ये, इसका सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द मतलब इसके अंदर कोई ना कोई अर्थ है। तो आप देखेंगे कि ये विद्या जो आलय से बना है, दो या दो से अधिक शब्दों से बना है, अर्थात इसमें योग हो रहा है। तो ये योग जो हो रहा है, ये शब्द कैसा शब्द है? ये शब्द कैसा शब्द है? जी हाँ, याद रखिएगा, ये शब्द यौगिक शब्द है। इसी प्रकार के जितने भी शब्द आपको दिखेंगे, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? वो सारे शब्द यौगिक कहलाएंगे, वो सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे हम बात करें विद्यालय के बाद हम लोग बात करेंगे पुस्तकालय की। यदि हम लोग बात करें पुस्तकालय की, तो यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय के संदर्भ में, देखेंगे तो इसमें दो शब्द है। पुस्तक क्या है? पुस्तक जोर आलय। क्या है? पुस्तक जोर आलय है। ये देखिए पुस्तक जोर आलय जो इसमें है पुस्तकालय में, पुस्तक जोर आलय है।
तो ये दो शब्दों का क्या है, योग है, दो शब्दों का योग है। और इनसे जो शब्द बन रहा है पुस्तकालय, ये क्या है, सार्थक शब्द है। क्या है, सार्थक शब्द है। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है ये क्या है, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द है तो ये कौन सा शब्द होता है, शब्द की प्रकार में रचना के आधार पर इन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है। तो रचना के आधार पर इसे यौगिक शब्द के श्रेणी में रखा गया है, यौगिक शब्दों के श्रेणी में रखा गया है। अर्थात यौगिक शब्द वैसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, और उनके मिलने से जो नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है वो भी एक सार्थक शब्द होता है। तो इस प्रकार हम बात करेंगे पुस्तक जो आलय, विद्या जो आलय, इस प्रकार की जितने भी शब्द आप देखेंगे, यदि हम बात करें यहाँ पर दशानन की बात करेंगे, हम लोग इसके बात करेंगे, दशानन की बात करें तो दशानन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, 10 जोड़ आनन यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये शब्द कौन सा शब्द होगा, ये शब्द कौन सा शब्द होगा, ये शब्द भी यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। क्या होंगे, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। अब तीसरे, इसके आधार पर तीसरा है आपका योग रूढ़। क्या है, योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में हम बात करेंगे। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द के तीसरे प्रकार हैं रचना के आधार पर। बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये शब्द के प्रकार हैं, लेकिन रचना के आधार पर इसके प्रकार बताए गए हैं। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार बताए गए हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द के अंतर हम बात करें तो रूढ़ का अर्थ ही होता है परंपरा। क्या होता है, परंपरा, यानी कि ऐसे परंपरागत शब्द जो सीधे सीधे प्रयुक्त हो रहे हैं, या फिर जो सार्थक शब्द की बात हमने की थी, शब्द होने के लिए जरूरी है कि वो सार्थक हो, बिना सार्थक हुए वो शब्द नहीं हो सकता। तो सार्थक के संदर्भ में हमने बात की थी, तो वैसे सार्थक शब्द की बात का हम यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे सार्थक शब्दों की हम बात कर सकते हैं जो परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं, परंपरागत रूप से प्रयोग किए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वैसे शब्द जिनका खंड करने पर प्रत्येक खंड क्या होता है, निरर्थक हो जाता है, प्रत्येक खंड निरर्थक हो जाता है, वैसे शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। कैसे शब्द के अंतर्गत आते हैं, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यौगिक शब्द के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, यौगिक शब्द के संदर्भ में बात करें तो यौगिक का जो है निर्माण हुआ है योग से निर्माण हुआ है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो यहाँ आप देखेंगे जितने भी शब्दों का निर्माण जुड़ने से होता है, ये सारे शब्द यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं। ये सारे शब्द यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं, इसके बाद बात करेंगे कुछ योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में। तो आप यहाँ पर देखेंगे योग रूढ़ जो है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो पहला योग है, दूसरा क्या है, रूढ़ है। योग है और रूढ़ है। आप देखेंगे योग मतलब क्या होता है, योग आप देखेंगे यौगिक में भी योग है, यहाँ भी योग है, अर्थात योग वाली क्रिया तो इसमें भी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रूढ़ अर्थात क्या है, कुछ शब्द हैं जो परंपरागत रूप से रूढ़ हो गए हैं, और वे शब्द क्या हैं, यानी कि वे शब्द भी 2 शब्द से जुड़े हुए हैं, यानी कि योग वाले शब्द हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वैसे सार्थक शब्दों का 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का समूह, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है, जो किसी विशेषीकृत अर्थ को लिए होता है, वैसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में वैसे शब्द, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या इसके संदर्भ में हम लोग लिख सकते हैं शब्दों का वैसा समूह जो ऐसे, या फिर हम लिख सकते हैं वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के, याद रखिएगा, सार्थक शब्दों के 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से
बनता है, मेल से बनता है तथा मेल से बनता है तथा अपने अंदर तथा अपने अंदर तथा अपने अंदर तथा अपने अंदर क्या करता है, तथा अपने अंदर विशिष्ट अर्थ को, अपने अंदर विशिष्ट अर्थ को रखता है या फिर किसी और चीज़ को ही निर्दिष्ट करता है, विशिष्ट अर्थ को रखता है, विशिष्ट अर्थ रखता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट अर्थ रखता है उसे हम लोग कहेंगे योग रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यानी कि वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, सार्थक शब्दों के मेल से बनता है तथा अपने अंदर विशिष्ट अर्थ को रखता है, विशिष्ट अर्थ को रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में मैं यदि बात करूं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर योग है, योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना होता है। अर्थात इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे होंगे ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना ही है, इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि ये सिर्फ अपने अर्थ को दिखाते हैं, जबकि ये कुछ विशिष्ट अर्थ को यानी विशेषीकृत अर्थ को दिखाते हैं। इसके संदर्भ में यदि हम बात करेंगे, इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गजानन, गजानन, इसमें दो शब्द मिला हुआ है। कौन कौन से शब्द मिला हुआ है, गज जोर आनन, क्या क्या मिला हुआ है, गज जोर आनन मिला तो हुआ है, गज जोर आनन ये दो शब्द है। गज मतलब होता है हाथी, आनन मतलब होता है मुख, यानी कि हाथी का मुख हो जिसका। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले तो वो यौगिक होगा, योग होगा, और वो क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा, जो उसके परंपरागत रूप से उसका प्रयोग किया जाता रहा हो। तो गजानन शब्द का प्रयोग जो किया जाता रहा है ये क्या है, परंपरागत शब्द है, लेकिन ये अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रखता है। अर्थात ये गजानन जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गणेश। ये अपने अंदर कौन सा अर्थ रखा हुआ है, गणेश का अर्थ अपने अंदर रखा हुआ है, गणेश का अर्थ अपने अंदर रखा हुआ है। तो ऐसे शब्द जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रख रहा हो, अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रख रहा हो, या फिर हम इसके संदर्भ में अलग परिभाषाओं के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। वैसे यौगिक शब्द यानी कि इसमें से ही निकला हुआ ये शब्द है, क्योंकि योग तो इसमें भी हो रहा है, अर्थात इन शब्द में भी योग हो रहा है। ये शब्द भी यौगिक शब्द है, ये शब्द क्या है, ये शब्द भी यौगिक शब्द है। अर्थात यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे वो सारे शब्द क्या होंगे, वो सारे शब्द यौगिक शब्द होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारे यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं होंगे, सारे यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो सिर्फ अपने ही अर्थ को रखता हो, विद्या जो आलय यानी विद्यालय, इसका सिर्फ अपना ही अर्थ है, इसका अर्थ कुछ दूसरे अर्थ को, विशेषीकृत अर्थ को नहीं दिखाता है। वो क्या होता है, विशेषीकृत अर्थ को जो नहीं दिखाता है वही यौगिक शब्द के अंदर रह जाते हैं। लेकिन योग रूढ़ शब्द के अंदर बात करें तो योग रूढ़ शब्द के अंदर वैसे शब्द आ जाते हैं, यानी कि ऐसे यौगिक शब्द जो कुछ अपने अंदर विशेषीकृत अर्थ को रखते हैं, वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो एक और परिभाषा इसके संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैसे यौगिक शब्द हम लिखेंगे, वैसे यौगिक शब्द जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रखते हैं, जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे यौगिक शब्द जो है, यौगिक शब्द वैसे यौगिक शब्द की हम बात कर रहे हैं, जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रख रहा है। अर्थात ये हुआ कि इसमें जितने होंगे ये सभी क्या होंगे, यौगिक शब्द इसके अंदर आएंगे। यौगिक शब्द मतलब ही होता है जुड़कर बनने वाला शब्द, योग मतलब ही होता है जुड़ना। तो जुड़ करके जो बनने वाले शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और वैसे यौगिक शब्दों की हम बात करेंगे, जिसके निर्माण के द्वारा कुछ विशेषीकृत अर्थ ही प्रदर्शित होते हैं। तो वो सारे शब्द किसके अंदर आएंगे, वे सारे शब्द योग रूढ़ के अंदर आएंगे।
आएंगे तो हम इसके संदर्भ की परिभाषा के संदर्भ में कह सकते हैं कि वैसे यौगिक शब्द, यानी कि इन शब्दों से ही निकलना है, वैसे यौगिक शब्द जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को दिखाता हो, विशेषीकृत अर्थ को रखता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ली बातें हैं योग रूढ़ शब्द के संदर्भ में जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके संदर्भ में और एग्जाम्पल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा था दशानन, तो ये दशानन जो है कैसा शब्द है? दशानन जो है, दशानन यौगिक शब्द है, लेकिन ये यौगिक शब्द होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। कैसे है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें दो चीज़ें लगी हुई है, 10 जोर आनन। क्या क्या लगा हुआ है? 10 जोर आनन लगा हुआ है, मतलब 10 हो मुख जिसका, ये जो है किसी विशेषीकृत अर्थ को दिखाता है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका विशेषीकृत अर्थ होता है रावण। क्या होता है? रावण होता है। तो ये शब्द जो है यौगिक शब्द ही है, लेकिन ये यौगिक शब्द जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रख रहा है, वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, वे सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ शब्द होंगे। तो बिल्कुल भी जितने भी हमारे बड़े भाई लोग देख रहे होंगे, जितने भी हमारे कंपटीशन वाले लोग देख रहे होंगे, भाई लोग देख रहे होंगे, उनके लिए ये काफ़ी रामबाण होगा। और जितने हमारे छोटे भाई नए रूप से आज जुड़ रहे हैं, उन सभी को भी थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि समास मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। बिल्कुल मैं एक एक करके समस्त पॉइंट्स के संदर्भ में जितने भी बिंदुएं हैं, सारे बिंदु के संदर्भ में हम स्पष्ट पूर्वक व्याख्या करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि बहुब्रीहि समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास हमारे उन भाइयों के लिए मैंने बताया, जैसे कि बहुब्रीहि समास में ऐसे शब्द आते हैं जो कुछ अपने अंदर विशेषीकृत अर्थ को रखते हैं या फिर विशेषीकृत अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, वैसे शब्द जो है बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें भी वैसे शब्दों का समावेश होता है जो कि अपने अंदर विशेषीकृत अर्थ को रखते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, या 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से, या फिर शब्दांश किसी भी शब्द में शब्दांश के मिलने से जो नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। और वैसे यौगिक शब्द जो अपने अंदर कुछ विशेषीकृत अर्थ को रख रहा हो, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो शायद आप सभी को यहाँ तक संदर्भ में समझ में आ गया होगा, और हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी आप सब के संदर्भ में। शब्द और शब्दांश के संदर्भ में आपको बताना काफ़ी जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि शब्द क्या होता है। शब्द के संदर्भ में तो हमने बता दिया, जो सार्थक होता है वो शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, या फिर एक शब्द हो और एक शब्दांश हो, इनके मिलने से भी बनता हो। तो शब्द और शब्दांश के संदर्भ में मैं थोड़ी सी आप सभी के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। शब्द क्या होता है और शब्दांश क्या होता है। दो शब्द भी मिल सकते हैं, और एक शब्द और एक शब्दांश भी मिल सकते हैं, एक शब्दांश 2 शब्द भी मिल सकते हैं। इनके माध्यम से जो शब्द नवीन शब्द उत्पत्ति होंगे, वो क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि शब्द क्या होता है और शब्दांश क्या होता है। शब्द क्या होता है और शब्दांश क्या होता है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। शब्द और शब्दांश को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखेंगे शब्द के संदर्भ में ये छोटी छोटी जानकारियाँ दोस्तों बहुत ही आप किसी को लगता है कि हम जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अक्सर लोग यहाँ पर गलत करते हैं। शब्द और शब्दांश क्या होते हैं, देखेंगे शब्द और शब्दांश क्या होते हैं। तो शब्द के संदर्भ में हमने बताया जो सार्थक होते हैं, तो वो उनकी परिभाषा थी। हमने बताया था शब्द किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा ये थी, जो सार्थक होते हैं वो शब्द होते हैं। लेकिन शब्द क्या होता है इसके संदर्भ में हम बात करें तो शब्द वही हो सकता है जो स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, या वाक्यों में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले को ही शब्द कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसे हम लोग शब्द नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो क्या होता है, बल्कि वो होता है शब्दांश। क्या होता है, वो होता है शब्दांश। जैसे कि हम बात करें समान की, हम बात करते हैं समानता की, किसकी बात करते हैं,
समानता की बात हम लोग करते हैं, समानता की बात हम लोग करते हैं, तो ये समानता है, ये क्या है, समानता है, ये क्या है, समानता है, समानता है। ये स्पष्ट रूप से हम बात करें तो स्पष्ट रूप से, यानी कि किसी भी अर्थ में, मतलब ये एक अपने अंदर अर्थ रख रहा है, सार्थक है, और किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से, किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के लिए सक्षम है। लेकिन शब्दांश की यदि हम बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं हो सकता है। जैसे यदि हम बात करते हैं, इसी में यदि हम एक लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, असमानता हो जाता है, और ये किसी भी वाक्य में प्रयोग होने के लिए सक्षम हो जाता है। लेकिन ये इसे हम यदि अलग करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ओज और समानता, ओज और समानता, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या होता है, ये तो स्वतंत्र रूप से कि कहीं भी किसी भी वाक्य में प्रयोग होने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपने कोई ऐसा वाक्य अभी तक नहीं देखा होगा जिसमें सिर्फ अ का प्रयोग किया गया होगा। तो आपने कभी भी ऐसा शब्द नहीं देखा होगा, कभी भी कोई ऐसा वाक्य नहीं देखा होगा जिसमें सिर्फ अ का प्रयोग किया गया होगा। ऐसा ओ मतलब ये ओ जो है ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के अक्षम नहीं है, अर्थात ये नो जो है नहीं के अर्थ को दिखाता तो जरूर है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने के काबिल नहीं है। तो वैसे शब्दों की हम बात करेंगे जो स्वतंत्र रूप से वाक्यों में प्रयोग होने के काबिल नहीं होता है, वो क्या होता है, वही शब्दांश कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ये शब्दांश के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और समानता शब्द जो आप देख रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए सक्षम है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग शब्द कहेंगे। अर्थात हम बात करें तो सीधे सी बातों में यदि हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो जो सार्थक, ऐसे सार्थक शब्दों की हम बात करेंगे जो स्वतंत्र रूप से किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग शब्द कहेंगे। जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं। तो यानी कि इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम लोग बात करेंगे इसके कुछ जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से शब्द के प्रकार के संदर्भ में। फिर हम लोग बात करेंगे इसके अवयव के संदर्भ में। तो अवयव के संदर्भ में जब हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में, तो हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि शब्द क्या होते हैं। मतलब शब्द और शब्दांश के संदर्भ में मैंने यहाँ आपको बताया, एक छोटी सी जानकारी हमने दी। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर देखेंगे कि आप जो है शब्दांश किसी शब्द में मिलकर के नवीन शब्द बना देता है। तो इस प्रकार की बातें हम लोग करेंगे आगे की क्लास में। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, पहला क्लास था व्याकरण का, आप सभी को अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे आप सभी से, और इसी जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।